अनाथ बच्चा मेरे घर में सफाई का काम करता था। मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि वह कुछ डरा हुआ सा लगता था। जब भी उसकी नजरें मेरे पति पर पड़ती, उसका चेहरा पीला पड़ जाता। एक रात जब मैं आधी रात को पानी पीने के लिए उठी, तो बगल वाले कमरे से आती हुई आवाजों ने मुझे हिलाकर रख दिया। किसी के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर मैं धीरे धीरे दबे पांव अंधेरे कमरे में गई और बल्ब का बटन ऑन किया। सामने का दृश्य देखकर गुस्से से मेरा खून खौल उठा, क्योंकि मेरी नजरें मेरे पति पर टिकी थीं। हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन हमारे रिश्ते में अब वह बात नहीं रही थी। शादी की शुरुआत हर पति पत्नी के लिए बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन मेरे पति अब मुझसे दूर भागने लगे थे। मुझे शुरू से ही यह समझ आ गया था कि उन्हें खुले रिश्तों में ज्यादा दिलचस्पी है। बस महीने में एक बार ही हमारी नजदीकियां होती थीं। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि औरत को चाहिए कि अपने पति को हमेशा अपनी ओर आकर्षित रखें, लेकिन मेरे और उनके बीच इतनी दूरी और झिझक थी कि मैं चाहकर भी उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। लेकिन आज मैंने तय कर लिया था कि मैं उनसे यह बात करके ही रहूंगी कि जैसे एक मर्द के जज्बात होते हैं, वैसे ही एक औरत के भी जज्बात होते हैं। मैंने अपनी जगह से उठकर उनके पास जाने ही वाली थी कि अचानक वह अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बिना कुछ कहे बाहर की ओर बढ़ गए। उनका वह बेचैनी भरा अंदाज न जाने क्यों मुझे अंदर से परेशान कर गया। कुछ देर तक मैं कमरे में बैठी रही, फिर अचानक उठकर सीधे बाहर आ गई। किचन की लाइट जल रही थी। यकीनन वह किसी काम से किचन में गए होंगे। मैं तुरंत उस ओर बढ़ी, लेकिन अंदर से आती हुई आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। अमित, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी जुबान बंद रखो। तुमने बगल वाली सुनीता आंटी को क्यों बताया? वह बच्चा जो मेरे घर में काम करता था, जिसकी उम्र लगभग 13 साल थी, वह डरा सहमा हुआ मेरे पति को देख रहा था। मेरे पति कुछ कहते इससे पहले ही मैं किचन में दाखिल हो गई और अमित को अपने पीछे करते हुए बोली, क्या हो गया है आपको? अचानक से इसने आखिर क्या बता दिया सुनीता आंटी को? मेरा इतना कहने पर मेरे पति बुरी तरह घबरा गए और मुझे देखकर बोले, तुम अभी अंदर बैठी मोबाइल चला रही थी ना, बाहर क्यों आ गई? मैं कुछ कहती, इससे पहले ही अमित कांपती हुई आवाज में बोला, दीदी मैं अपने कमरे में चला जाऊं। मैंने उसकी तरफ देखा। वह काफी डरा खड़ा हुआ लग रहा था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। वह तुरंत भागकर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने नजर उठाकर अपने पति की ओर देखा तो वह फिर गुस्से से चिल्लाए, मेरे मामलों से दूर रहा करो। वो बच्चा हमारे घर में मामलों की बातें बगल वाली औरत को बता रहा है। क्या मैं उसे डांट भी नहीं सकता? मैं तुरंत बोली, कौन से मामले? हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ क्या? ना ही पैसों को लेकर कोई परेशानी है, ना कोई तंगी है। तो ऐसा क्या है जो वह जाकर किसी और को बता रहा है? हम दोनों के बीच ना कोई ज्यादा नजदीकी है कि वह हमारे रिश्ते के बारे में किसी और को कुछ बताए। मैं कुछ और कहने ही वाली थी कि मेरे पति ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपने करीब खींचते हुए बोले, बेहतर होगा कि अपने मामले अपने तक ही सीमित रखो। मैं किसी भी तरह का बर्ताव करूं, ये मेरा मामला है। ये घर मेरा है और यहाँ मेरे ही नियम चलेंगे। ये कहते ही उन्होंने मुझे एक झटका दिया और अपने कमरे की ओर चले गए, जबकि मैं अपनी जगह पर सन्न खड़ी रह गई। कुछ दिनों से विक्रम का बर्ताव काफी बदल गया था। ये बात मैं पहले से महसूस कर रही थी। वह बच्चा विक्रम से बहुत डरा हुआ रहता था। जहां भी विक्रम होते थे वहां से चला जाता था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? मैं नहीं जानती थी, लेकिन एक बात तय थी कि विक्रम और उस बच्चे के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिससे मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ दिन पहले मैं बाजार गई थी। वहां पर अमित लोगों की दुकानें साफ कर रहा था। कभी किसी दुकान के सामने झाड़ू लगाता, कभी कपड़े ठीक करके सजाता और कभी उन्हें तह करता। पहली बार मुझे किसी बच्चे के लिए सच्चा स्नेह महसूस हुआ था। उसकी उम्र लगभग 13 साल रही होगी। मैंने उससे उसका नाम वगैरह पूछा तो वह बोला, मेरा नाम अमित है। पिताजी के गुजर जाने के बाद अब घर में कमाने वाला सिर्फ मैं हूँ। माँ है और 2 छोटी बहनें हैं। सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, इसलिए ये छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। मैं उससे अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि तुम काम क्यों करते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते? लेकिन उसका जवाब सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था। कई दिनों से मैं एक नौकरानी की तलाश में थी जो घर के कामों में मेरी मदद कर सके। मैंने तुरंत पूछा, तुम्हें इन सब कामों के कितने पैसे मिलते हैं? वह उदास लहजे में बोला, रोज के 200 रुपए या 300 रुपए मिलते हैं।
मेरा दिल जैसे किसी दर्द से भर गया था। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं विक्रम से इजाजत लेकर अमित को अपने घर काम के लिए रख लूंगी। बाहर से सामान लाने और थोड़ा बहुत घर बटाने में वह मेरी काफी मदद कर सकेगा और बदले में उसे पैसे भी मिल जाएंगे। घर पहुंचते ही मैंने विक्रम से इस बारे में बात की। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वह काफी खुले विचारों वाले इंसान थे। बल्कि उन्होंने दिलचस्पी लेते हुए कहा, हाँ हाँ, बच्चे को ले आओ, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। तुम्हें अकेले सब कुछ नहीं करना पड़ेगा और मुझे भी चिंता नहीं रहेगी। उस दिन विक्रम का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। इतनी मोहब्बत जताना उनके स्वभाव के विपरीत था। लेकिन मैं चुप रही। अगले दिन मैं अमित के पास पहुंच गई और उसे अपनी बात बताई। वह तुरंत मान गया। मैंने उसे ज्यादा वेतन देने का वादा किया था, इसलिए वह मना नहीं कर पाया। अगले ही दिन सुबह वह हमारे घर आ गया। पूरे दिन उसने बहुत मेहनत से काम किया। कभी बरामदे की सफाई, कभी बैठक की, कभी रसोई में मेरी मदद की। मुझे काफी सहूलियत हो गई थी। वह एक अनाथ था, इसलिए मुझे उस पर बहुत दया भी आ रही थी। दिन का सारा काम सामान्य रूप से निपट गया। रात को विक्रम घर लौटे। कुछ पल को अमित को खामोशी से देखते रहे। एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे विक्रम उसे पहले से जानते हों। मैंने एक दो बार उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने अमित से कहा, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो कुछ शर्तें होंगी। मैं थोड़ा चौंक गई। भला अब क्या शर्तें रख रहे हो? मैं कुछ कहती। इससे पहले ही विक्रम बोले, यहाँ काम करना है तो तुम्हें 24 घंटे यहीं रहना होगा। रात के किसी भी समय हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अपने घर बता दो। तुम्हारी छुट्टी सिर्फ रविवार को होगी और उस दिन भी रात तक वापस लौटना होगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं विक्रम, इसके पिताजी का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ है। अगर यह बच्चा यहाँ आ गया तो उसकी माँ बहुत परेशान हो जाएगी। मैं कुछ और कहती। इससे पहले ही मेरे पति ने तेज आवाज में डांट दिया, चुप रहो, ये मर्दों के मामले हैं। औरतें ऐसे फैसले नहीं करती। उनकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। शादी के बाद यह पहला मौका था जब उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह डांटा था, वह भी एक अनजान बच्चे के सामने। मैं चुप हो गई। अमित बोला, साहब, ये मुमकिन नहीं है। मेरी माँ इस बात की इजाजत नहीं देगी। मैं देर रात तक रुक जाऊंगा, लेकिन रात अपने ही घर जाऊंगा। लेकिन मेरे पति की अगली बात सुनकर अमित सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महीने के 400 रुपए दूंगा। बोलो, मंजूर है या नहीं? मैं हैरानी से विक्रम को देख रही थी। ये क्या हो गया अचानक इन्हें? मैं इतनी बड़ी रकम देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया गया। अमित बोला, ठीक है साहब, मैं अपनी माँ से पूछकर कल सुबह आपको बता दूंगा। उनकी अनुमति के बिना मैं कोई भी काम में कोई भी फैसला नहीं ले सकता। जबकि मैं मन ही मन सोच चुकी थी कि अब विक्रम को समझाऊंगी कि नहीं, ऐसे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेना रात के समय खतरनाक हो सकता है। लेकिन उस रात विक्रम ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मेरे लाख समझाने पर भी वह नाराज हो गए थे। उनका कहना था, तुमसे ज्यादा मैं समझता हूँ। अगर उस बच्चे ने कुछ चुरा भी लिया तो क्या हो गया? मैं बोली, वह सिर्फ 13 साल का बच्चा है। वह भला क्यों चोरी करेगा? और आप 400 रुपए दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम किसी नौकर को नहीं दी जाती। लेकिन विक्रम तो ऐसे हो गए थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा था। 400 कोई मामूली रकम नहीं होती, वह भी 13 साल के बच्चे के लिए। उन्होंने तुरंत उसे इजाजत दे दी थी। अगले दिन से ही वह अपना सामान ले आया था। मगर ठीक एक हफ्ते बाद से उसमें कुछ बदलाव आ गया था। अमित शुरू में जिस तरह खुशी से मुझसे बात करता था, वह सब अब खत्म हो जा रहा था। वह अब काफी डरा सहमा सा रहने लगा था। इसके पीछे क्या वजह थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अब भी जो मंजर मैंने देखा था, उसने मुझे ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। मैं कुछ देर तक किचन में ही खड़ी रह गई थी और फिर अपने कमरे में आ गई थी। वह मेरे लैपटॉप पर बैठे अपने काम में व्यस्त थे। मैं धीरे धीरे चलती उनके पास पहुंची और उनके बराबर में बैठते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा इतना कहना था कि वो अचानक चिल्ला पड़े, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? कह दिया ना कि यह मामूली सी बात है, इसमें पीछे क्यों पड़ी हो? मैं फौरन बोली, विक्रम, मैं आपसे अमित की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोले,
अपनी बकवास बंद रखो। मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है। जाकर चुपचाप सो जाओ। उनका यह बर्ताव मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था। उनका थप्पड़ मारना मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन इससे एक बात साफ झलक रही थी कि वह किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में थे, तभी इस तरह से बर्ताव कर रहे थे। मैं खामोशी से अपनी जगह से उठी और बिस्तर पर जाकर लेट गई, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और उस 2 साल में पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। शादी के वक्त मेरे पिताजी ने मुझे गले लगाकर सिर्फ एक बात कही थी, अगर कभी तुम्हारा दिल ना माने या फिर वह व्यक्ति तुम्हें प्यार ना दे तो लौट आना। तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन मैं अपना घर बसाना चाहती थी। इतनी छोटी सी बात पर मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थी। रोते रोते मैं कब गहरी नींद में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अभी मुझे सोए कुछ ही देर हुई थी जब अचानक एक चीख की आवाज मेरे कानों में टकराई। पहले मैंने इसे अपना भ्रम समझा और वापस सो गई, लेकिन कुछ लम्हों बाद दोबारा वही दर्द भरी चीख सुनाई दी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं बहुत भारी नींद में थी। कुछ पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही दिमाग जागा मैंने चारों तरफ देखा। कमरे में मेरे पति का कोई नामो निशान नहीं था। वो कहाँ चले गए थे मुझे नहीं मालूम था। अभी मैं बिस्तर से उतरी ही थी कि एक बार फिर वही चीख सुनाई दी। थोड़ा ध्यान देने पर मुझे एहसास हुआ कि यह अमित की आवाज है। वह बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मैं फौरन चप्पल पहनकर कमरे से बाहर आई। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैं थोड़ा हैरान हुई कि भला इस वक्त उसके कमरे की लाइट क्यों जल रही है। अभी मैं आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति बाहर आए। पसीने से तरबतर चेहरा, बिखरे हुए बाल, उलझे हुए कपड़े। एक पल के लिए मैं अपनी जगह पर जड़ हो गई और वह मुझे देखकर बुरी तरह से घबरा गए। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वह फौरन अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजीब अजीब ख्याल मेरे मन में आने लगे। मैंने ऐसे कई किस्से सुने थे जिनमें मालिक ने किसी छोटे बच्चे को अपनी हवस का शिकार बना लिया था। मेरे कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ी रही। फिर अनायास मेरे कदम अमित के कमरे की तरफ बढ़ गए। अभी मैं हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोलती, तभी मेरे पति ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर पटकते हुए बोले, कुछ देर पहले मैंने तुम पर हाथ उठाया है, तुम्हें नीचा दिखाया है। अब अपने मामलों को अपने तक रखो। मेरे मामलों में घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। अमित को सैलरी मैं दूंगा, उसके साथ मैं कुछ भी करूं। ये मेरा मामला है। तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? उनकी बातें सुनकर मैं अनायास ही चिल्ला पड़ी। आप पागल हो चुके हो विक्रम। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या करना चाह रहे हैं आप? अब उस बच्चे के साथ क्या करके आए हैं? मैंने बेवकूफ 2-3 सवाल उनसे कर लिए थे, जबकि उनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहा, चुपचाप सो जाओ, वरना मेरा वह रूप देखोगी जो मैं तुम्हें कभी दिखाना नहीं चाहता। उनकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई थी। मैं खामोशी से अपने बाल समेटकर बिस्तर पर लेट गई थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। वो मेरे बराबर में लेटते ही मेरा हाथ पकड़ चुके थे और मुझे देखते हुए बोले, बिस्तर से उतरने की कोशिश भी मत करना और चुपचाप सोती रहो। जबकि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। अमित सुरक्षित नहीं था और यही बात मुझे बेचैन कर रही थी। काफी देर तक मैं अमित के बारे में ही सोचती रही। मेरे पति की पकड़ इतनी सख्त हो गई थी कि अब मुझे अपनी कलाई में दर्द महसूस हो रहा था। कई बार मैंने उनसे विनती की कि मेरा हाथ छोड़ दे, मगर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। अगली सुबह सूरज पूरी रोशनी के साथ निकला। सुबह होते ही मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गई थी। अमित हमेशा की तरह नाश्ते की तैयारी कर रहा था। रोज सुबह चाय बनाना मैंने उसी के जिम्मे लगा दिया था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही उसकी हालत देखकर मैं अपनी जगह पर स्तब्ध रह गई। उसकी गर्दन, गाल और हाथों पर दांतों के निशान साफ दिख रहे थे। बच्चे की हालत बहुत खराब लग रही थी। आंखों के नीचे कालापन, हल्के चेहरे पर नीले निशान। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही वह मुझे देखते हुए बोला, दीदी, मैंने दूध वगैरह भी गर्म कर दिया है, अब थोड़ा आराम कर लूं अगर आप इजाजत दें। उसका लड़खड़ाता हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने सिर को हल्की सी हाँ में हिलाया तो वह खामोशी से अपने कमरे में चला गया।
लेकिन बहुत कुछ मुझे समझ आ गया था। अब साफ हो चुका था कि वह बच्चा इस घर में सुरक्षित नहीं था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे पति इतने नीच हो सकते हैं। काफी देर तक मैं वहीं बैठी रही और फिर हिम्मत करके वापस कमरे में आई। मेरा इरादा उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं उनसे सीधे सवाल करूंगी तो वह साफ इनकार कर देंगे, और मैं नहीं चाहती थी कि एक मासूम बच्चे की जिंदगी और बदतर हो। मैंने तय किया कि अपने हाथों से उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी और फिर चुपचाप अमित के कमरे में जाऊंगी। वह तेज बुखार में तप रहा था। मैंने उसका माथा छुआ तो दिल तड़प उठा। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी ही देर में एक महिला डॉक्टर आ गई। अमित का चेकअप करते ही वह चौंक कर बोली, कौन कर रहा है इस बच्चे के साथ इतना अत्याचार? ये तो पुलिस केस है। इस बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है और आप मुझे बुलाकर इसका सामान्य चेकअप करवा रही हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। मैंने सिर झुकाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। तभी वह गुस्से में बोली, तो फिर क्या इरादा है आपका? क्या आप इस बच्चे को इंसाफ दिलाएंगी या फिर अपने पति के हाथों इसे हर रोज मरने के लिए छोड़ देंगी? मैं तुरंत बोल पड़ी, मैं इंसाफ दिलाऊंगी। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बस अपने पति को रंगे हाथों पकड़ना है, क्योंकि वह कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे जब तक मेरे पास सबूत ना हो। मेरी बात सुनकर उस डॉक्टर ने मुझे कुछ हिदायतें दी थीं और चली गई थीं, जबकि मैं अब अमित के पास बैठी लगातार उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी ताकि उसका बुखार उतर सके। कुछ देर बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई थी और वह मुझे अपने पास देखकर बुरी तरह डर गया था। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, मुझे सब पता है अमित। विक्रम तुम्हारे साथ रात के अंधेरे में क्या क्या करता है, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तो वह कुछ बोल ही नहीं पाया और फिर मुझे देखते हुए बोला, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता दीदी, वो मुझे जान से मार देंगे। मैं तुरंत बोली, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। एक बार सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मेरी तरफ से जो भी बन पाएगा मैं करूंगी। एक बार हिम्मत तो करो। वो रोते हुए बोला, दीदी वो मुझे मार देंगे। मुझे मरना नहीं है। मैं ही अपने घर का एकमात्र सहारा हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरी माँ और बहनों का क्या होगा? उनकी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोली, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। बस तुम हिम्मत रखो। तुम अभी अपने घर चले जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं तुम यहाँ मत आना। वो रोते हुए बोला, अगर मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूं तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं कि मुझ पर एक जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ कि साहब बहुत बुरा कर रहे हैं। ऊपर वाला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन वह मेरी मदद भी तो कर रहे हैं ना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा दीदी, मैं क्या करूं? उसकी बातें सुनकर मैं काफी देर तक चुप रही। मुझे मालूम था अगर उसकी यह नौकरी छूट गई तो उसे कहीं भी 400 की नौकरी नहीं मिलेगी, मगर मुझे यह भी मालूम था कि उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं काफी देर तक चुपचाप उसके पास बैठी रही और फिर उसे देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे अपनी माँ से मिलवा सकते हो? यानी क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो? मेरी बात सुनकर वह तुरंत बोला, जी आप चलिए। आपके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपकी वजह से ही तो मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। मैंने हल्के से सिर हिलाया और उसके साथ उसके घर चली गई। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो एक सामान्य जीवन में होती है। मैं चुपचाप चारपाई पर बैठ गई थी। जब कुछ देर बाद उसकी माँ घूंघट लेकर बाहर से अंदर आई, अपने बेटे को देखकर वह तुरंत खुश हो गई और उसे सीने से लगाकर चूमने लगी, प्यार देने लगी। लेकिन जैसे ही उसे हालत का अंदाजा हुआ तो वह तुरंत बोली, तुम्हें बुखार हो रहा है क्या? क्या हुआ मेरे बच्चे? अमित उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ मुझे छोड़िए, पहले मेरी दीदी से मिलिए। उसकी बात सुनकर वह होश में आ गई। मुझे देखते ही वह तुरंत मेरी तरफ आई और मुझे नमस्कार करके बोली, बहन जी मैंने आपको देखा नहीं था, माफ कीजिए। सब ठीक तो है ना? उसकी खुशी देखने लायक थी। गरीब लोगों के घरों में अगर उनके बच्चों का कोई बड़ा देखभाल करे तो उनका व्यवहार कुछ अलग ही होता है।
मैंने उस औरत को बैठने का इशारा किया। मैं जानती थी कि मैं अपने पति के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठा रही हूँ। जाकर हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते मुझ पर यही जिम्मेदारी थी कि मैं इस गरीब बच्चे की मदद करूं। उस औरत का हाथ पकड़ते हुए मैं बोली, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। उस औरत ने एक नजर मेरी तरफ देखा और सवालिया लहजे में बोली, बहन जी, सब ठीक तो है ना? कोई गलती हो गई मेरे बच्चे से? मैंने सिर ना में हिला दिया था और उस औरत के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने सिर को हल्का सा झुकाया और अमित को बाहर भेज दिया था। साथ ही अपनी बच्चियों को भी बाहर खेलने के लिए भेज दिया था। अब घर में सिर्फ वो और मैं ही थे। मैंने सिर झुकाकर एक एक बात उन्हें बता दी थी। तब वह अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, यह आप क्या कह रही हैं? आप झूठ बोल रही हैं ना? यह सच्चाई नहीं है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि आपके लिए यह बातें बहुत ही तकलीफदेह होंगी, क्योंकि यह बातें मेरा जीना भी मुश्किल कर चुकी हैं। मुझे सिर्फ अब आपकी मदद चाहिए। वह बोली, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने इस अनाथ बच्चे को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैंने तुरंत उनसे कहा कि रिपोर्ट दर्ज करवाइए। पहले तो वह घबरा गई, कहने लगी कि मैं उसे नौकरी से निकाल देती हूँ। मैंने कहा, अगर आप ऐसा करेंगी तो उस आदमी को और ज्यादा सब करने की छूट मिल जाएगी। आप एक बार रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए, बाकी मामले में खुद संभाल लूंगी। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और अमित को इस महीने की तनख्वाह भी मिल जाएगी। वह चुप हो गई थी और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हाँ कर दी थी। वो मेरे साथ चलकर पुलिस स्टेशन गई और मेरे पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर काफी हैरान और परेशान था, क्योंकि मैं भी साथ थी। उन्होंने यह कई बार मुझसे सवाल किए, मैडम, आप खुद अपने पति की गवाही दे रही हैं? मैंने सिर हाँ में हिला दिया था। तुरंत ही अमित का मेडिकल टेस्ट करवाया गया और फिर सच्चाई सामने आ गई थी। 2 दिन बाद ही विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद बहुत दौलत थी, लेकिन इस बार कानून हमारे साथ खड़ा था। इतनी आसानी से एक बच्चे के साथ यह सब नहीं हो सकता था। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्रभावित हुए थे। किसी ने भी मुझे दोष नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब एक ऐसे इंसान के साथ जो मर्द होते हुए भी मर्द नहीं रहा। मेरे माता पिता भी मुझे उसके साथ नहीं रहने देते। जब तलाक के कागजात लेकर मैं थाने पहुंची तो उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं कि मैं यह सब क्यों करता हूँ। तुमने सिर्फ अपनी मर्जी चलाई है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं सिर्फ इतना बोली, मुझे आपकी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप एक अपराधी हैं और अपराधी को माफ नहीं किया जा सकता। मगर उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, मुझसे माफी मांगने लगा। मैं चुप रही, फिर उसके पास बैठ गई। वो सिर झुकाकर बोला, मैं 15 साल की उम्र से इस बुराई में फंस गया था। हमारे गुरुकुल में यह काम बहुत आम हो गया था। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी परवरिश मेरे बड़े भाई ने की थी। उसी की वजह से मैं एक गुरुकुल में लग गया था। सुबह से शाम तक हम वहीं रहते थे और इस दौरान मेरी दोस्ती कुछ बिगड़े हुए लड़कों से हो गई थी, जो यह सब काम बहुत शौक से करते थे। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। मैं मना भी करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं भी इस आदत में फंसता चला गया और इस बुराई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। शादी से पहले तो मैं यह काम आसानी से कर लेता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन शादी के बाद मेरे लिए यह सब बहुत मुश्किल हो गया था। मैं बेचैन सा रहने लगा था। मैं क्या कहता, मुझे तुमसे वो सुकून नहीं मिलता था। इसलिए मजबूरी में मैंने अमित के साथ यह सब शुरू कर दिया था। मगर मैं क्या करता, मैं खुद को रोक नहीं पाया था। मेरा मन नहीं मान रहा था और वो ये बात कितनी आसानी से बोल रहे थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाता था। उन्हें देखते हुए मैं बोली, आपकी वजह से एक छोटे बच्चे का दिल और दिमाग जितना प्रभावित हुआ है मैं बता नहीं सकती। न जाने वह किन हालात से गुजरेगा, और अब भगवान से बस यही दुआ है कि आप जैसा ना बने। मैं तलाक लेकर अपने घर लौट आई थी। ठीक 1 हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन से सूचना मिली थी कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। मैं बोल ही नहीं पाई थी। ये उनके साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा था, क्योंकि मेरी नजर में ऐसे इंसान के लिए रोना भी पाप है। मैंने अपनी जिंदगी से एक सबसे बड़ा सबक यही सीखा है
कि हमें अपने बच्चों पर बेहद ध्यान देना चाहिए। अगर माता पिता इस दुनिया में नहीं है तो यह जिम्मेदारी भाई बहनों की बनती है कि वे यह जाने कि उनके छोटे भाई बहन कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। अगर परिवार में कोई बड़ा भाई है तो उसकी पत्नी को भी यह समझना चाहिए कि वह केवल पत्नी नहीं बल्कि घर की एक अभिभावक भी है जिसे बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। कई मासूम बच्चे इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि वे शोषण का शिकार हुए और विक्रम जैसे दरिंदों ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। हमें यह समझना चाहिए कि केवल कानून से डरना काफी नहीं है, हमें ऊपर वाले भगवान से भी डरना चाहिए। कोई भी गलत काम करते समय ये डर बना रहना चाहिए कि ईश्वर सब देख रहा है। उसके दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।